गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन इन इंडिया। ठीक है। हमने बजट पढ़ा था, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट था। तो टैक्सेशन रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है। हम लोग अक्सर सुनते हैं टैक्स। इंडिया का एक वेलफेयर इकोनॉमी है। ठीक है। तो वेलफेयर इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है। टू जनरेट फ्रूटफुल वर्क और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मैया सम्मान योजना के लिए, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, या रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो जब पैसा आएगा तभी तो गवर्नमेंट खर्च कर पाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है हमारा टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहाँ से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज टैक्स। टैक्स है क्या? टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है, देखिए, मनी पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे तीन चीज़ें, एक मनी है, पैसा। ठीक है। कौन सा पैसा भाई? जो टैक्स पेयर के पास है। तो टैक्स पेयर कौन होगा? टैक्स पेयर डिपेंड करता है कि कौन सा टैक्स है। जैसे जीएसटी के लिए हम लोग सभी लोग टैक्स पेयर्स है। वी ऑल आर टैक्स पेयर्स, पब्लिक मनी। जैसे हम लोग नहीं बोलते नेता हम टैक्स पेयर का पैसा लेके भाग गया। तो वी ऑल आर टैक्स पेयर इन द केस ऑफ जीएसटी। इनकम टैक्स में क्या है भाई? इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में वी ऑल मीन्स all are not taxpayer. Only those who are having the income base exceeding the certain criteria। ठीक है। टैक्स स्लैब्स जो इनकम टैक्स में है, ठीक है, 7%, जैसे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो अगर किसी का इनकम 12 लाख तक है तो टैक्स पेयर नहीं हुआ। ठीक है। दो, आप वो उसको टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है। दो सैलरीड पर्सन है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, वो आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, सब्जी बेच रहा है और डेली का 20,000 रुपया भी कमा रहा है, तो इनकम टैक्स पे करता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इंडिया में। ठीक है। तो टैक्स पेयर नहीं है इनकम टैक्स के लिए। ठीक है। जो इनकम टैक्स पे करता है वही टैक्स पेयर होगा इनकम टैक्स के लिए। ठीक है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स कौन? कॉर्पोरेट पे करता है। ठीक है। तो वो कॉर्पोरेट ही वो टैक्स पेयर कहलाएगा उस टैक्स सेशन सिस्टम के लिए। ठीक है। तो इसी तरह से हर टैक्स के लिए टैक्स पेयर का कैटेगरी अलग अलग है, बट जनता ही एक तरह से होती है टैक्स पेयर। ठीक है। तो ये टैक्स मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स किसको देता है भाई? गवर्नमेंट को। ठीक है। टैक्स पेयर किसको देता है? गवर्नमेंट को। ठीक है। अब देखिए, ये एक कंपलसरी पेमेंट होता है, ये नहीं कि वॉलेंट्री है। ठीक है। एक क्या है, कंपलसरी, ये देना ही देना है आपको। अगर आप टैक्स पेयर एलिजिबल हो गए तो यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। इट इज नॉट ए वॉलेंट्री, इट इज कंपलसरी। ये ऐच्छिक नहीं है, ये एकदम कंपलसरी है। ठीक है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो आप पर फाइन, पेनल्टी, इवन हायर टैक्सेशन सिस्टम में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी ने 3 करोड़ का घोटाला कर दिया, टैक्स नहीं पे किया। ठीक है। तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। ये कोई डोनेशन या मतलब वॉलेंट्री चंदा नहीं है। ठीक है। ये कंपलसरी पेमेंट है। ठीक है। गवर्नमेंट लॉ लाती है, लॉ से ही टैक्सेशन होता है। जैसे जीएसटी एक्ट आया है ना, 2017 में, इनकम टैक्स एक्ट 1962, और 2025 इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 1 अप्रैल 2026 से आने वाला है। फिर सर्विस टैक्स इससे पहले था, सेंट्रल एक्साइज 19 आपका 41 का, फिर सर्विस टैक्स 1994 का, फिनांस एक्ट के अंदर। तो इस तरह से एक्ट लाती है, तब जाके गवर्नमेंट है ना कानून बना के पैसा वसूलती है, टैक्स लेती है। और अगर आप कानून बन गया, देश का कानून आप तोड़ेंगे तो आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये वॉलेंट्री नहीं, इट इज अ मैंडेटरी है। ठीक है। नॉट ए कंपल्सरी। अच्छा, एक फ्रेज है, नो क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि हम आपको कुछ दिए तो आप भी हमको कुछ दो। हम आपको कुछ दिए तो आप भी हमको कुछ दो, मतलब एक्सचेंज ऑफ समथिंग फॉर समथिंग।
मतलब मैंने आपको कुछ दिया तो आप भी हमको कुछ दो। लेकिन टैक्सेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। कभी आप इसको इस तरह समझिए कि आपने टैक्स किया, जीएसटी या इनकम टैक्स पे किया, या किसी कॉरपोरेट ने कॉरपोरेट टैक्स पे किया, तो वो कभी बोलती है कि भाई हमने 20 करोड़ रुपया टैक्स पे किया है, या धोनी ने यदि 2 करोड़ रुपया टैक्स पे किया है, तो बोलता है कि नहीं मेरा घर के पास ज्यादा अच्छा रोड बनाओ। ये आप नहीं बोल सकते। ये आपने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को आप नहीं बोल सकते कि हमने इतना टैक्स पे किया है तो आप मेरे लिए एक काम करो। यू कैन नॉट आस्क समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज फॉर समथिंग फॉर समथिंग। ओके, ठीक है। म- आप पब्लिक अथॉरिटी को आपने पे कर दिया, तो यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग इन ल्यू ऑफ दैट। ओके, आप उसके बदले नहीं मांग सकते कि मैंने टैक्स किया है तो मेरा अधिकार है। नहीं, आपने दिया, अब ये गवर्नमेंट को गई, गवर्नमेंट अब उसको रिसोर्स मोबिलाइज की, है ना। अब क्या करेगी वो, अपना जनता की भलाई के लिए या देश के प्रगति के लिए खर्च करेगी। ठीक है, ये होता है टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है भाई। ठीक है, कोई नो क्विड प्रो क्यू है, मतलब यू कैन नॉट आस्क समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या बोले कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी होगा। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है देखिए। देखिए आर्टिकल 265 ये बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या बोला? टैक्स लीगल होता है, मतलब लीगल के लिए आपको एक्ट बनाना पड़ेगा। उस एक्ट को कहाँ से मिलता है पावर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 से। ठीक है, कि बिना एक्ट के आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए 246 में क्या बोलता है। आर्टिकल 246 में ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है एक्ट बनाने का। ठीक है, 265 तो दे दिया कि भाई विदाउट अथॉरिटी वी कैन नॉट लेवी टैक्स। अब अथॉरिटी क्या कौन बनाएगा? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर बनाएगा, क्योंकि वी आर इन द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिया इज ए फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का अलग अलग पावर है हर क्षेत्र में। ये हम लोग फिजिकल फेडरलिज्म में भी पढ़े थे। ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म में भी पढ़े थे। सेंटर अलग होता है, स्टेट अलग होता है। इस पावर को सेवन शेड्यूल में दिया गया है आर्टिकल 246 के अंडर। ठीक है, कि आप है ना, जैसे सेंटर इनकम टैक्स आप वसूलो, ठीक है, सेस वसूल लो। ठीक है, आपका स्टेट को एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वसूलो, आप जो है सो स्टैम्प ड्यूटी वसूलो। ठीक है, रोड टैक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़। उसके बाद देखिए, लेकिन जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो अभी तक क्या था, इंडिया जो है सो 1991 में आया था ये, कि भाई आप सेंटर है, थ्री टायर स्ट्रक्चर है ना, सेंटर है, फिर स्टेट है, अब क्या हो गया, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी आ गया, तो उसको भी पावर दिया गया टू लेवी टैक्सेस, सर्टेन टैक्सेस। ठीक है, जैसे सिटी के अंदर कोई सामान आया तो उस पे और टैक्स। ठीक है, उसके बाद वाटर टैक्स, उसके बाद कोई मान लीजिए कहीं पार्क डेवलप हुआ है तो उस पर टैक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह वसूलती है, और पंचायत के पास पावर है। ठीक है, उसके बाद ये पावर है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में बाय लॉ ऑथराइजेज ए पार्लियामेंट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, अप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज एंड टोल्स। ठीक है, वही है कि अब पंचायत म्यूनिसिपैलिटी तो लॉ नहीं बनाती है, बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर लॉ बना के बताएगी कि भाई पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तुम इस चीज़ में टैक्स वसूल कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है जैसे हमने देखा, और अभी थ्री टायर सिस्टम है। ठीक है, तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, ये बोलेगी भाई, जो सेवन शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है कि कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब कौन वसूलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये लेवी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और हो सकता है इसका कुछ पार्ट अप्रोप्रिएट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, हमने फिजिकल फेडरलिज्म में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या करती है?
इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ये कॉमन एक ये है कि भाई इनकम टैक्स कौन वसूलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम कौन वसूलता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी भी दो तरह का है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल वसूलती है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टेट, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप देखे होंगे आज से 1-2 महीना पहले या साल भर में कोई एक बार आपका सैलरी स्लिप से 1200 रुपया या कुछ इस तरह से कट जाता है, वो होता है प्रोफेशनल टैक्स टू बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी। लैंड रेवेन्यू, आप आपके पास ज़मीन है, जैसे झारखंड का या किसी झारखंड पोर्टल में जाइए, आपका खाता नंबर ये सब डालिएगा, इतना लैंड रेवेन्यू है, आप मार्च के बाद उसको पे कीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोकल बॉडीज़ देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स, आप पता नहीं जो शहर में रहते हैं उनसे कभी पूछिए, माडा वाडा के पास धनबाद में, या इवन मैं यहाँ जब जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मैंने अपने मकान मालिक का, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स भरा था, ठीक है। उसके बाद वाटर टैक्स, ठीक है, जल, जो आप नल से पानी आता है उस पर। ऑक्ट्योरी मतलब होता है कि भाई सामान कुछ बिकने के लिए आया है आपके पंचायत में या सिटी में, तो वहाँ पे जब सामान इंटर करेगा ना बेचने के लिए, उस समय जो टैक्स लगता है, ठीक है। इट इज़ लाइक कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में क्या होता है, बाहर से सामान बिकने के लिए आया तो इम्पोर्ट टैक्स लग जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से जब जाएगा। ऑक्टेरी में क्या होता है, यहाँ से कहीं से बिकने के लिए सामान जा रहा है या आ रहा है उस सिटी में, तो उस पे जो टैक्स लगता है उसको ऑक्टेरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, हालांकि सारा ही इंपॉर्टेंट है। और ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज लेविड बाय, ठीक है, ठीक है, ये कौन लेवी करता है। चलिए, उसके बाद देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, वो तो टैक्सेस था कि हाँ ये टाइप का टैक्सेस है। अब क्या होता है कि उसको बांटा किस तरह गया है, बांटा गया है मतलब बेस्ड ऑन टू, कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कोई टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अगर कोई टैक्स पेयर मिडिल मैन के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। जैसे डायरेक्ट देखिए, एक डायरेक्ट तो तुरंत से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया है, देखिए यहाँ पे स्लाइड में, डायरेक्ट टैक्स, ये आप हैं टैक्स पेयर, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल ओपन किया, लॉगिन किया, हाँ भाई इतना टैक्स है, इतना एग्जाम्पशन है, दे दिया गवर्नमेंट को, तो आपने खुद दिया। इनडायरेक्ट टैक्स वेरी सिंपल, कस्टम्स ड्यूटी और आपका जीएसटी। जीएसटी मान के चलिए, कस्टम ड्यूटी तो सबको मान लीजिए पता उतना नहीं रहता है। तो क्या करता है, आप गए कहीं दुकान में, ठीक है, तो वहाँ पे कोई सामान उठाए तो वहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। कोई कोलगेट का डब्बा खरीदे तो ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब मान लीजिए 10 रुपया था प्राइस, ठीक है, 10 रुपया प्राइस था, 10 रुपया प्राइस था प्लस जितना परसेंट टैक्स था 5% मान लीजिए, ठीक है, तो 50 पैसा इस पर टैक्स लग गया भाई, ठीक है। तो 10 रुपया 50 पैसा इसका एमआरपी हो गया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। ये क्या हुआ, 10 रुपया गुड्स का दिया और 0.5 पैसा क्या दिया, 50 पैसा ये टैक्स के रूप में दिया। कहाँ पे दिया, शॉप में, ठीक है, दुकान में दिया, इसने गवर्नमेंट को नहीं दिया। देखिए यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया, लॉगिन किया पोर्टल पे दे दिया। या लैंड रेवेन्यू टैक्स जो स्टेट का होता है वो डायरेक्ट लॉगिन किया, झारखंड पोर्टल में दे दिया, ठीक है, इतना टैक्स था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, कोई हम गए टैक्स पेयर, जनता, ये शॉप में गई, जब आप खरीदते हो कपड़ा कुछ भी खरीदते हो तो यहाँ पे आपने टैक्स दिया। ये शॉप वाला क्या करेगा, मंथली बेसिस पे, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे बताएगा कि हमने इतना सामान बेचा था और इतना टैक्स कलेक्ट किया, लो भाई, ये अब लॉगिन करेगा पोर्टल पे और ये दे देगा गवर्नमेंट को टैक्स। तो यहाँ क्या हुआ, टैक्स तो आया है टैक्स पेयर से, लेकिन पे कौन कर रहा है, शॉप ओनर, ठीक है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से डायरेक्ट टैक्स नहीं जा रहा है लाइक दिस गवर्नमेंट को, लॉगिन किया पोर्टल पे, वैसा नहीं,
ये पे करेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो कंज्यूमर है या टैक्स पेयर है, वो यहाँ पे देगा शॉप ओनर को। शॉप ओनर मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज या ईयरली वाइज कलेक्ट करके दे देगा गवर्नमेंट को। तो टैक्स तो हालांकि यही पे कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली पे कर रहा है। टैक्स हालांकि यही पे कर रहा है, ये कंज्यूमर, ठीक है, ये कंज्यूमर, ये, लेकिन इनडायरेक्टली पे कर रहा है गवर्नमेंट को, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आप देख लीजिए डेफिनेशन से, पेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटिटीज टू गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्या है भाई? इनडायरेक्ट बोलता है आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरीज मतलब शॉप वाला, फ्रॉम कंज्यूमर मतलब हम लोगों से, जो खरीदता है सामान, जो कंज्यूम करता है, एंड रिमिटेड टू गवर्नमेंट मंथली क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल को जो डायरेक्ट टैक्स है उसको कलेक्ट करती है, उसको सुपरवाइज करती है सीबीडीटी, इंडिया लेवल पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और वेरियस डिपार्टमेंट स्टेट, जैसे स्टेट का मान लीजिए लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो लैंड, ठीक है, माइनिंग वाला है तो कुछ और, ठीक है, इस तरह से। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स को सुपरवाइज कौन करता है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सीबीआईसी, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट इन वेरियस स्टेट, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए डायरेक्ट टैक्स, ये क्या है भाई? अब देख लेते डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट है ना, वो जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, या तो फिजिकली जाके या ऑनलाइन पोर्टल से या जैसे भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टैक्स पेयर का और गवर्नमेंट का, ठीक है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट, हम जाएंगे अभी, आप कभी खरीदने जाओ वहाँ पे आप देखना, पर्ची मिलेगी जीएसटी, अगर रजिस्टर्ड है वो दुकान वाला, तो वहाँ पे आप जाओ कोई मॉल में, तो वहाँ लिखा रहेगा जीएसटी 5% इतना परसेंट, या कोई रेस्टोरेंट में उसने आपसे ले लिया 5% जीएसटी, अब वो पे करेगा गवर्नमेंट को, तो इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, जैसे इनकम टैक्स हो गया पहला, ये किस पे लगता है? इनकम पे, इट इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, ठीक है, ठीक है। दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये देखेंगे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब इनकम के साथ टैक्स रेट बढ़ेगा। आपका कम इनकम है 12 लाख तक तो 0% टैक्स है, 12 से ऊपर है तो 10%, 7%, ऐसे करके टैक्स स्लैब बनाया गया है, ठीक है। इनकम बेस, इनकम बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, विथ डिफरेंट स्लैब फॉर, हाँ बोला ना, डिफरेंट स्लैब फॉर वेरियस टैक्स पेयर कैटेगरीज। आप किस स्लैब में आते हैं, आपकी इनकम कितना है उतना आपको टैक्स लगेगा उस हिसाब से। फिर कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे उसको आपने बेचा, या आपने लॉन्ग स्टॉक में पैसा लगाया था, तो उसको जब आपने बेचा उस पे जो टैक्स लगता है, उस पे जब रिटर्न मिला आपको उस पे जो टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब स्टॉक मार्केट में आप जब सिक्योरिटी एक्सचेंज करते हो, उस पे जो उस पे जो टैक्स लगता है, ठीक है। प्री रिक्विजिट टैक्स, मतलब अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं एज ए डायरेक्टर, ठीक है, हमने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी, ठीक है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। उस बेनिफिट पे जो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं प्रीक्विजिट टैक्स। जैसे कि हमको कार दे दिया, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो कंपनी ने कार दिया, या कुछ गिफ्ट आइटम दे दिया, हाउस दे दिया, लैंड दे दिया, तो उस पे जो पैसा, उस पे भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट, कंपनी देगी ना कि जो लेने वाला है, ठीक है। मतलब जब कोई कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देती है, बड़ा गिफ्ट, तो उस पे जो टैक्स कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब हो गया डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये सब मेजर है, ठीक है। इसके बाद भी है, अभी देख लेते हैं, और भी मैं बता दूंगा। कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स पेड बाय कंपनीज ऑन देयर अर्निंग विद डिफरेंट स्लैब, मतलब कंपनी की अर्निंग पे, इट्स लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब जो इंडिविजुअल इनकम कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कॉर्पोरेट बड़ा बड़ा एमएनसी, टीसीएस, इन्फोसिस, वो जो कमा रही है उस पर टैक्स। इसका कुछ टाइप्स होता है, जैसे एमएटी, मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है,
ये देना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम टैक्स मतलब 18.5% आपको पे करना ही है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स मतलब ये अ, कुछ बेनिफिट एम्प्लॉय को देने पे है ना, एमएनसी वाले देते थे तो उस पे। अब क्या है कि ये एवोलिश कर दिया गया 2009 से, अब ये लगता नहीं है। फिर आता है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड्स कुछ पे करती है गवर्नमेंट, सॉरी कंपनी, तो उस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब जो बैंक पर ट्रांजैक्शन होता था ना, उस पर जो टैक्स लगता था, कुछ पैसा बैंक ट्रांसफर कर रही है, इधर से उधर हो रहा है, ये भी 2009 में। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स दोनों को एबॉलिश कर दिया गया 2009 में। इसके अलावे भी है जैसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो थोड़ा वो सब एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत सारा है, ठीक है। बहुत सारा एबॉलिश भी हो गया है। आप देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी पहला। अच्छा, इनकम टैक्स में और भी डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि आपका लैंड टैक्स था, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकम कैपिटल ये सब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी देखिए बहुत सारा डायरेक्ट टैक्स है भाई, है ना। लैंड रेवेन्यू जो आप डायरेक्ट पोर्टल में लॉगिन करते हो, अपना लैंड का मतलब जो कर जमा करते हो, है ना, रसीद कटता है आपका। फिर आप स्टैम्प ड्यूटी जब ज़मीन खरीदते हो, रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो उस पे जो टैक्स लगता है जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो ज़मीन का, तो आप देते हो, आपके बिहाफ़ में कोई नहीं देता है, ठीक है। डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हो। चलिए उसके बाद देखिए, अब जीएसटी। जीएसटी क्या है? एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब होता है कोई जो वैल्यू है ना, मतलब एड वैलोरम, मतलब ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू पे। जैसे ये नहीं कि आपका हर साबुन का प्राइस एक ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका जो प्राइस होगा ना, उस पे टैक्स लगता है, रेट, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, ठीक है। ये है कंजम्पशन बेस्ड है भाई। कंजम्पशन बेस्ड मतलब आपको पता है ये हरियाणा, सॉरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, है ना, कर्नाटका, ये सब बहुत मैन्युफैक्चर्ड डेवलप स्टेट है, ठीक है। झारखंड, उसके बाद देखिए झारखंड हो गया, बिहार हो गया, है ना, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया। ये लोग क्या है, उतना इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले आपका था एक्साइज। अभी भी एक्साइज है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। सेल्स टैक्स, आप पढ़ते होंगे स्टेट में, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सब था। उसी को एंट्री टैक्स, ठीक है, उसी सभी चीज को, मतलब इन्हीं चीज को एमालगेट करके आपका जीएसटी बना दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जैसे ही फैक्ट्री से सामान निकला, मान लीजिए तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ से सामान निकला कहीं जाने के लिए, तो यहाँ पे टैक्स लगता था, तमिलनाडु, यहाँ पे टैक्स लगता था। और मतलब सोर्स बेस्ड टैक्स था पहले, ठीक है। एक्साइज के समय जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, वहां से एग्जिट हुआ फैक्ट्री से, वहां पे टैक्स लग गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, जीएसटी क्या है, कंजम्पशन है। जहाँ पे खरीदारी होगी वहां पे, बना का उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए तमिलनाडु में बना तो वहाँ टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ आने के बाद जहाँ का वो बंदा उसको खरीद रहा है वो टैक्स पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। और वैल्यू एडेड है, मतलब वैल्यू पे। 10 रुपया का सामान तमिलनाडु में बना और खर्च हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट होके गया कहाँ, बिहार, ठीक है। तो इस पे आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। ये सब टैक्सेशन का पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब है जहाँ पे खर्च होता है ना सामान, जहाँ पे कंज्यूम होता है, वहां पे लगेगा टैक्स,
ये नहीं कि तमिलनाडु में टैक्स बना। इसीलिए आप न्यूज़ में भी देखिएगा कि तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटका के मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई जनरेट हम कर रहे हैं और यूपी का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये जीएसटी का एक ड्रॉबैक है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। जैसे इनकम टैक्स था ना, प्रोग्रेसिव मतलब हर टैक्स स्लैब के साथ बढ़ता जा रहा था कि भाई मेरा इनकम 10 लाख है तो इतना टैक्स, 12 लाख है तो इतना टैक्स, 14 लाख है तो इतना टैक्स, ठीक है। और जीएसटी क्या हो जाता है, लेकिन रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब ऐसा नहीं है। रिग्रेसिव का मतलब क्या है, टैक्स स्लैब बढ़ेगा तो टैक्स रेट घट रहा है, इसका मतलब होता है रिग्रेसिव। एक समान टाइप का टैक्स लगेगा। आप अमीर हैं, गरीब है, आपने लाइबॉय साबुन खरीदा तो आपको एक ही टैक्स देना है, क्योंकि लाइबॉय साबुन का दाम 20 रुपया है तो 20 रुपया पे टैक्स लगेगा, आपकी इनकम पे थोड़ी लग रहा है। अब हम गए टैक्स लाइबॉय साबुन खरीदने या अंबानी साहब आए लाइबॉय साबुन खरीदने, तो दोनों तो 10 ही रुपया पे करेंगे, तो टैक्स किस पे लगेगा, एड वैलोरम 10 रुपया पे, ठीक है। मतलब as it is imposed as same rate on all individual is irrespective of income। क्योंकि जीएसटी इनकम पे नहीं लगता है, लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, आप में कितना वैल्यू का सामान खरीदा उस पे लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक होता है वैल्यू एडेड वैट, पहले ये था, ठीक है। अब जीएसटी में आ गया, मतलब ये पहले था, अब ये हट गया, लेकिन वैट भी एक इसी तरह का सेल टैक्स जिसको बोलते थे, ठीक है, ये था आपका, लेकिन अब ये जीएसटी में मर्ज हो गया, स्टेट जीएसटी हो गया। उसके बाद देखिए, कस्टम्स ड्यूटी एंड ऑक्ट्री, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब देखिए, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कस्टम्स ड्यूटी। जैसे अमेरिका से कोई मान लीजिए सामान आया, ठीक है, कोई मशीनरी आया, कुछ आया, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो कस्टम ड्यूटी पे कौन करेगा, जो सामान मंगवा रहा है, लेकिन वो पे नहीं कर रहा है। अब वो पैसा है ना, वो जो सामान जिसको बेचेगा उससे वो वसूलेगा। मान लीजिए कि कोई बंदा इंडिया में है और उसने आपको ऑयल मंगाया आपको रसिया से, तो इंडियन गवर्नमेंट जब बेचेगी ना उस ऑयल को, या रिलायंस ने मंगवाया, तो जब वो बेचेगी तो हमसे टैक्स लेगी और फिर गवर्नमेंट को पे करेगी, ठीक है। या इस तरह से समझिए कि मान लीजिए चाइना से कुछ खिलौना आया, ये एक मोस्ट कॉमन है, खिलौना आया, अगरबत्ती का, ये अगरबत्ती दिवाली का बहुत सारा लड़ी वगैरह आया, ठीक है, चाइना से। अब जो इसने मंगाया है उसको तो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन वो अपने पॉकेट से नहीं देगी, वो वसूलेगी किससे, ये टैक्स हमसे। हम जब खरीदेंगे उस लड़ी को, वो जो बत्ती है उसको, ठीक है। तो इसलिए वो टैक्स ट्रांसफर होके कंज्यूमर पे आ जाता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करता है, लाइक जीएसटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑक्टरी जो बताए, क्रॉसिंग बॉर्डर्स पे जो लगता है टैक्स, ठीक है, ये भी कौन, वो अथॉरिटी कलेक्ट करती है फिर गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, ये भी जब भी मैन्युफैक्चर, अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और आपका टोबैको वगैरह में लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, जो कंज्यूम करेगा उससे लिया जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरर होगा वो पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए, इस डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह के अलावा दो और टैक्स होता है, यहाँ पे एक ही लिखा है, सेस और सरचार्ज। ये सब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे कि भाई एजुकेशन सेस, ठीक है। मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या मान लीजिए आपकी सैलरी है, तो आप देखते होंगे कभी कभी सेस लग जाता है आप पे। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हेल्थ सेस या एजुकेशन सेस लगता है, गवर्नमेंट अलग से ही इसको वसूलती है। टैक्स ऑन टैक्स है एक तरह का, ठीक है। उसके बाद स्वच्छता टैक्स लग जाता है, कृषि कल्याण टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए, कृषि कल्याण मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट, सब्सिडाइज सीड फार्मर को देने के लिए, है ना। तो सब्सिडाइज कुछ चीज़ कहीं गवर्नमेंट देगी तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो एक तरह से सेस लगाती है ऑन टैक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हो गया, एक सरचार्ज होता है, ठीक है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स ही है, लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। सरचार्ज क्या, सेस क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए वसूला जाता है, जैसे हेल्थ एजुकेशन के लिए, ठीक है।
कोई हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को लगता है कि हेल्थ में ज़्यादा खर्च करना है, पैसा कम पड़ रहा है तो हेल्थ या एजुकेशन के नाम में पैसा ले लूँ। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये चीज़ वसूला जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, सरचार्ज जनरल यूज़ कि ठीक है, हमने टैक्स तो लगा दिया था लेकिन अभी मेरा पैसा कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा सरचार्ज लगा दो। तो ये सब पे लगता है, ठीक है, ये जनरल है। सेस है ना, ये सब टैक्स पेयर पे लगता है, कैन बी अप्लाई टू दिस ऑल टैक्स पेयर, ठीक है। गवर्नमेंट ने चाहा तो सेस लगा देगी हर चीज़ पे कि भाई हमको तो चाहिए पैसा, तो टैक्स पर टैक्स वो बहुत कम रहता है, 0.5%, 1%, बहुत कम रहता है, ठीक है। और सरचार्ज क्या होता है, हायर कंजम्पशन पे लगता है, मतलब अब बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत लग्जरी गुड्स खरीद रहे हैं, रोल्स रॉयल खरीद रहे हैं, तो उस पे सरचार्ज लगा देगी। 15% तो मान लीजिए, 40% टैक्स ऑलरेडी जीएसटी था, उस पे सरचार्ज लगा देगी 1%, 2%, ठीक है। तो यही था, ठीक है, सेस वर्सेस सरचार्ज, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मेन है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद होता है कि रेट ऑफ टैक्स जो होता है ना, उस बेस पे कैसे रेट ऑफ टैक्स डिजाइन किया गया, उस बेस पे अ, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इनकम टैक्स रेट सब पे एक जैसा लगा दो, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। या जीएसटी हर सामान पे एक ही जैसा लगा दो, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो वेरिंग नेचर के चलते फेयरनेस लाने के लिए टैक्स को 3 कैटेगरी में बाँटा गया है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, टैक्स परसेंटेज के हिसाब से। जैसे एक हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब ऐसा है कि इनकम बेस पे टैक्स बढ़ता है। आपका 5 रुपया इनकम है तो इतना टैक्स, 10 है तो इतना पे टैक्स, आप जितना कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, देखिए इस तरह से। क्यों भाई, ऐसा क्यों बढ़ेगा? कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैक्स इनकम मान लीजिए 1 रुपया था, तो यहाँ पे कम टैक्स, कम रेट ऑफ टैक्स था, ये परसेंटेज ऑफ इनकम है ना, परसेंट रेट, परसेंट ये कम था। इनकम बढ़ा तो ये भी बढ़ गया भाई टैक्स रेट, फिर से इनकम बढ़ा तो फिर बढ़ गया भाई, फिर से इनकम बढ़ा तो फिर बढ़ गया भाई रेट ऑफ टैक्स। ये है रेट ऑफ टैक्स, ये वाला, और ये है इनकम। एक्स एक्सिस में है रेट इनकम, वाई एक्सिस में क्या है, रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। फिर इनकम बढ़ा भाई तो फिर टैक्स बढ़ गया, फिर इनकम बढ़ा भाई, फिर टैक्स बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए टैक्सेबल तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है। अब रिग्रेसिव मतलब होता है एक समान जैसा टैक्स स्ट्रक्चर हो, ठीक है, एक समान जैसा टैक्स स्ट्रक्चर हो, ठीक है। मतलब सभी इंडिविजुअल को एक जैसा टैक्स देना पड़ेगा सामान पे। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है ना, इस नेचर में इनकम बढ़ेगा, देखिए ये इनकम बढ़ा इधर, एक मिनट, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स रेट घटता है। जैसे देखिए आपका इनकम यहाँ है, ठीक है, इस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस का इस पॉइंट पे इनकम यहाँ पे है, लेकिन कम इनकम है ना, तो टैक्स देखिए कितना देना पड़ रहा है, इतना। अब यहाँ पे इनकम है तो देखिए टैक्स रेट घट गया इतना, ठीक है। यहाँ पे इनकम है और इनकम बढ़ा तो टैक्स रेट और घट गया, देखिए इतना। और इनकम बढ़ा तो टैक्स रेट और घट गया, ठीक है। तो बोलता है कि रिग्रेसिव मतलब इनकम के साथ टैक्स रेट घटना, ठीक है। और प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि हमेशा एक जैसा टैक्स, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर, जैसे यूएस में होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई सा भी सर्विस ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, उससे बताओ सोशल सिक्योरिटी टैक्स इतना रुपया आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल, मतलब एकदम एक जैसा। आपका इनकम कितना भी बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स रेट फिक्स है, देखिए वाई एक्सिस पे इधर बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई मतलब नहीं है, टैक्स रेट यहाँ पे फिक्स है इतना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनकम टैक्स, जो प्रोग्रेसिव है रिग्रेसिव है ना, ये देखिए टैक्स है ना, टैक्सेबल इनकम है हमारी 10,000 तो 10% टैक्स,
30,000 तो 20% टैक्स, 50,000 तो 30%। मतलब इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, ऐसा, इस तरह से। इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या है देखिए, समान जैसा टैक्स, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे, समान जैसा टैक्स तो एक साबुन पे, लेकिन मान लीजिए अंबानी, वही एग्जांपल, हम गए एक साबुन खरीदने लाइबॉय का, तो हमको 1 रुपया टैक्स पे करना पड़ा। तो हमारी सैलरी 10,000 है, तो एक रुपया पे करना पड़ा, ठीक है। और अंबानी साहब आए एक लाइबॉय साबुन खरीदने, तो उसको भी 1 रुपया टैक्स देना पड़ा, लेकिन उसकी इनकम कितनी है, अरबों रुपया है, उस पे 1 रुपया वो टैक्स पे किया। तो कितना पे किया, बहुत कम अमाउंट पे किया। इसलिए ये रिग्रेसिव है, मतलब इनकम के साथ ये टैक्स जो भरता है इंडिविजुअल, टैक्स बर्डन है वो कम होता है, ठीक है। अंबानी को कम टैक्स करना पड़ता है, हमें ज़्यादा। इसको हम लोग एनालिसिस में पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। प्रोपोर्शनल जैसे बताया कि हमेशा टैक्स बढ़े या घटे, एक जैसा रहेगा, 5% या 20%, जो भी है फिक्स, ठीक है। अब देखिए जीएसटी में एक ट्विस्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जीएसटी एक रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। इसको ध्यान से समझने का, शॉर्ट में हम दे देंगे, बाकी आप इंडियन एक्सप्रेस या कहीं से ही पढ़ते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट क्या बोलता है कि जो भी इनडायरेक्ट, जो भी ये जीएसटी है ना, या इनडायरेक्ट टैक्स है, इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, जो हमने पढ़ा, और यही आंसर आपको एग्जाम में भी लिखना है कि ये एक रिग्रेसिव टैक्स है। ऑब्जेक्टिव में अगर एनालिटिकल पूछेगा तो अलग बात है, या मेंस में ये सही होगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं मारेंगे, ठीक है। क्यों है रिग्रेसिव? बिकॉज इट इज ए फ्लैट रेट टैक्स इज लेविड ऑन ऑन इंडिविजुअल। टैक्स का रेट है जो कि एक समान है, इर्रिस्पेक्टिव और रिगार्डलेस ऑफ इनकम। उसका इनकम कितना भी है, अंबानी का इनकम 50 करोड़ क्यों नहीं है, लेकिन उसको लाइबॉय साबुन पे उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना एक भिखमंगा को देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मेकिंग इट लार्जर बर्डन और लोअर इनकम हाउस होल्ड, बताया ना कि भाई गरीब आदमी अपने इनकम का एक अच्छा प्रोपोर्शन खर्च कर दे रहा है साबुन खरीदने में, या गुड्स खरीदने में, या साइकिल खरीदने में। लेकिन अंबानी अगर साइकिल खरीदने आएंगे तो अपने इनकम का कितना खर्च करेंगे, बहुत कम। तो बर्डन किस पे हुआ, इनकम बेस पे बर्डन जो गरीब आदमी है उस पे पड़ा, ठीक है, लोअर इनकम पर्सन पे, इसलिए ये रिग्रेसिव है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का मैंने ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट टैक्स हाइलाइटर में है, टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, दे इम्पैक्ट ऑल इनकम ग्रुप्स इक्वली, ठीक है। आप देखिए क्या सच में ऐसा है, ये तो ठीक है थियोरेटिकली, स्ट्रक्चर वाइज। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडियन आर्टिकल, आपका क्या कहते हैं, कुछ रिसर्च एनालिसिस हुआ था, ठीक है। एक ऑक्सफैम का और एक ये स्टडी ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी, ठीक है, इस पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी, ठीक है, कोई मुखर्जी साहब थे, उनका ये स्टडी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो द वायर ने भी इसको देखिए कवर किया था, ठीक है, द वायर, ठीक है। और ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ये देखिए इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज मॉडरेटली प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या था, अभी तक इनकम टैक्स था, देखिए क्या बोला, जीएसटी अभी रिग्रेसिव था, लेकिन क्या बोल रहा है स्टडी, मॉडरेटली प्रोग्रेसिव। क्यों है वो जानेंगे। हैज हैड पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट एज पोस्ट टैक्स कंजम्पशन इनइक्वालिटी डिक्लाइंड, मतलब इनकम के साथ ज्यादा इनकम वाले लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ये आया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियाज बॉटम 50% ऑफ कंज्यूमर्स फेस सेम जीएसटी बर्डन एज मिड 30 एंड टॉप 20, ठीक है। मतलब रिग्रेसिव मतलब क्या था, एक जैसा बर्डन, लेकिन इंडिविजुअल फ्लैट रेट ऑफ टैक्स,
लेकिन अभी जो नया शोध आया है, उसमें बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है नहीं। रिग्रेसिव भले आपने रख दिया है, सभी को साबुन पे समान टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सच में नहीं है ना, ऐसा सच में है नहीं। हमने साबुन का एग्जाम्पल तो ले लिया, लेकिन अंबानी साहब मर्सिडीज भी खरीदते हैं, उस पे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं वो, और एक गरीब भिखारी मर्सिडीज नहीं खरीदता है। ठीक है, साबुन के लिए तो ये रिग्रेसिव हो गया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भिखारी मर्सिडीज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अंबानी साहब खरीदेंगे तो उनको ज़्यादा 40% टैक्स देना पड़ेगा। अंबानी कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। और जो इनकम, जो माइक्रोसॉफ्ट में बंदा काम करा, 50 लाख का पैकेज, उसको ज़्यादा क्या कहते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हाउस में रहेगा, वो ज़्यादा बड़ा घर खरीदेगा, उसका वो ज़्यादा बड़ा गाड़ी रखेगा, ज़्यादा बड़ा होटल में जाएगा, वहाँ पे वो ज़्यादा खर्च करता है। तो क्या हुआ, उसका इनकम बढ़ा तो वो खर्च भी ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा लग्जरी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। बड़ा आदमी एसी लगाएगा, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। गरीब आदमी नहीं लगाएगा, वो साबुन, कपड़ा, मकान, रोटी इसी में लगा रहेगा। ठीक है? तो देखिए, अब इंडियन एक्सप्रेस का थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए लिखा है कि, ये देखिए, इंडियाज बॉटम 50% ऑफ कंज्यूमर फेसेस सेम, ये हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू स्टडी द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज मॉडरेटली प्रोग्रेसिव। एनसीईआरटी में क्या बोला? रिग्रेसिव। ठीक है, क्यों है ऐसा, वो देखते हैं भाई। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इस लाइन को पहले पढ़िए। द स्टडी फाउंड दैट, ये है ना, मतलब इसमें दो तरह की स्टडी अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है। ये बेस्ड है, ये स्टडी है स्टैटिक्स मिनिस्ट्री हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 पे। ठीक है, क्या बोलता है ये, कि भाई जो 50% बॉटम इंडियन कंज्यूमर है ना, लिविंग इन रूरल एरियाज, वो 31% ऑफ जीएसटी बर्डन। ठीक है, 50% जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो 31% जीएसटी बर्डन को झेलते हैं, जीएसटी पे करते हैं। और मिडिल 30% भी सेम ही करते हैं, 31% बर्डन को वो झेलते हैं। ठीक है, इस तरह से हिसाब है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, द फिगर्स वेर सिमिलर फॉर अर्बन एरियाज, द बॉटम 50% फेस 29% ऑफ जीएसटी बर्डन, while द मिडिल 30% बोर 30%। ठीक है, और उसके बाद देखिए टॉप 20, ये तो गरीब आदमी झेल रहा है 50% और मिडिल 30%, 50, 30, 80%। लेकिन जो टॉप के हैं लोग, टॉप 20% ऑफ कंज्यूमर हैड टू ब्रेक द बल्क ऑफ द टैक्स बर्डन। इसीलिए प्रोग्रेसिव है। क्यों? 50% 31% पे कर रहा है लोअर मिडिल क्लास या गरीब आदमी, 50% जो पॉपुलेशन है वो 30% पे कर रहा है, लेकिन 20% जो अमीर हैं, वो बल्क टैक्स पे कर रहे हैं। कितना? 37 या 41%। 37% रूरल में, 41% अर्बन में। इसका मतलब क्या हुआ? एक जैसा टैक्स नहीं रहा, इनकम टैक्स जैसा ही कुछ हद तक हो गया, कि अमीर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। लिखा है ना, टॉप 20% ऑफ द कंज्यूमर हैड टू ब्रेक द बल्क ऑफ द टैक्स बर्डन, मतलब 20% पूरा जीएसटी का मेजर पार्ट पे कर रहा है, 37% से 41%। ठीक है, ये कहने का मतलब था ये वाला चीज। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, प्रोग्रेसिव है। नॉट एग्जैक्टली बट मॉडरेटली प्रोग्रेसिव। देखिए यहाँ लिखा है, जीएसटी इज मॉडरेटली प्रोग्रेसिव, नया स्टडी बोलता है। पहले क्या बोलता था, जो ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट था 2023 का, देखिए ऑक्सफैम रिपोर्ट है ना, ये बोला था कि भाई
रिचेस्ट 10% है ना, 3 से 4% ही टैक्स पे करते हैं जीएसटी का। लेकिन अभी का जो स्टडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी, ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोलता है कि 20% लोग 37 से 40% टैक्स पे कर रहे हैं। आप कैसे बोल दे रहे हो कि अमीर लोग कम टैक्स पे करते हैं? गरीब लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को बहुत सारा एग्जेम्पशन है। जैसे वो जो भी खरीदते हैं सामान, वो या तो 5% टैक्स पे है, या उस पर टैक्स है नहीं। जीएसटी में देखिए बहुत सारा टैक्स स्लैब है, एग्जेम्प्टेड है। जैसे एग्रीकल्चरल एग्जेम्प्टेड है, कोई मछली उछली बेचेगा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, ठीक है, उस पर टैक्स है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 5% टैक्स है बहुत सारे में, फिर 12% है, फिर 18 से 28, फिर 40%। अभी क्या है, 3 स्लैब रह गया है। एक तो एग्जेम्प्टेड हो गया, वो छोड़ दीजिए, 5% और 18%, और एक के बाद 40% है। तो सोचिए 40% कौन पे करेगा? गरीब हम लोग तो पे करेंगे नहीं, कौन पे करेगा? बड़ा बड़ा आदमी जो लग्जरी बाइक्स 350 से ज़्यादा या इस तरह का सामान खरीदता है, तो वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। और हम कंज्यूमर खाली कोलगेट ब्रश जीवी यही सब खरीदते रहते हैं, तो उस पर बहुत मियरली टैक्स पे करते हैं। आप सोच के देखो ना, एक बंदा, आप पूरा 5 साल में जितना खर्च नहीं करते हैं, वो एक बार में एक गाड़ी खरीद के खर्च करता है, तो वो ज़्यादा टैक्स पे किया कि नहीं? इसलिए ज़्यादा इनकम वाला ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा लग्जरी गुड्स कंज्यूम करता है, इसलिए वो ज़्यादा टैक्स पे करता है। इसलिए ये मॉडरेटली प्रोग्रेसिव है। यही ये स्टडी में बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। वो पहले का स्टडी क्या बोलता है कि 10% ओनली पे 3 to 4%। अब क्या बोलता है, नहीं 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 भाई, खाली 20%, 10% 3 से 4% नहीं, ओनली टॉप 20% रिच पर्सन 37 से 40% टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब 10% कितना कर रहा है, लगभग आपका 20 से 25%। तो टैक्स इनकम रेट तो सेम है, स्ट्रक्चरली ये सही है कि रिग्रेसिव है, एक जैसा टैक्स बेस है सब इंडिविजुअल के लिए। लेकिन आदमी इनकम के हिसाब से सामान खरीदता है, वहां पे चेंजेस आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये प्रोग्रेसिव है। अमीर आदमी ज़्यादा लग्जरी गुड्स खरीदेगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है, उस पे ज़्यादा खर्च करेगा तो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। जैसे इनकम टैक्स में ज़्यादा, इनकम पे ज़्यादा वो टैक्स देता था, उसी तरह से जीएसटी में भी बहुत टैक्स स्लैब के हिसाब से ये प्रोग्रेसिव है। ये नया स्टडी बोला है इंडियन एक्सप्रेस का, ये जो है सो आर्टिकल है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो रिग्रेसिव ही लिखना है, लेकिन ये अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा ऑल अबाउट टैक्सेशन इन इंडिया। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।